जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन में। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर थर्ड का जो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके सिलेबस पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक्स क्या हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं ना। पर दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है, ये बस मैं एक नॉलेज की तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इस सिलेबस को देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप यदि मुझसे पढ़ लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन यदि कोई करवा सकता है आपका तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मेरा काम ये रहेगा कि मैं सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। अब आप उस नॉलेज का कितना इस्तेमाल करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हम इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक आप देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी एंड, एक मिनट, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें इन सभी टॉपिक्स पे बहुत एक एक इनका सब टॉपिक देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उनके इम्पोर्टेंस को जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम प्लानिंग जानते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, सिलेबस, मैं आपको एक सिलेबस की जो इम्पोर्टेंस है पहले वो बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी इंडिया का, या फिर मैं अगर वर्ल्ड का भी कहूँ, तो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहलाता है। ठीक है, वर्ल्ड में तो शायद दूसरा या तीसरा स्थान है, मगर भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है वो है यूपीएससी। और यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, वो बहुत ही बारीक होता है। मतलब बहुत ही डीप लेवल का होता है ना। उसको समझने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। और पढ़ाई के साथ साथ जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन अपनी लाइफ में देखना होता है। तभी तो अब देखिए, मेरे इस पढ़ाई का जो पर्पज़ है वो सिलेक्शन तो है ही। ठीक है, सिलेक्शन हो आप सभी का, है ना। मगर उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा व्यू कैसे ब्रॉडर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने इकोनॉमी पढ़ा, तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद जो हमारा जो दिमाग होगा वो कैसा होगा, है ना। तो जब हम दुनिया को देखेंगे, हम अपनी जो हमारा बजट होता है हम उसको देखेंगे, उसमें हम एक्सपेंडिचर होगा, किसके लिए कितना पैसा मिला, किसके लिए कितना पैसा नहीं मिला। हम अपने किसी स्टेट का भी अगर बजट देखेंगे तो हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। भारत में क्या हो रहा है, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब चीज़ें हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत टाइम ना लेते हुए मैं अपने पहले टॉपिक से आप बस ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। प्लानिंग, है ना। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे। उसके बाद इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या हैं, क्या मतलब होता है इनका, कैसे इनका यूज़ होता है डेली लाइफ में भी या फिर हमारी ज़िंदगी में, या जब हम दुनिया को देखते हैं तब। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री, ठीक, टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। उसके बाद है अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन जो प्लानिंग कमीशन रहा है उसका क्या 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 अचीवमेंट्स रहे हैं, फेलियर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद हम जानेंगे कि नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि नीति आयोग कब एग्जिस्टेंट में आया था। ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन से उसको कब रिप्लेस किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप देखो, आप एक काम करो, ये जो भी मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ ना, आप इसको अपने जो भी इकोनॉमी की आपकी नोटबुक है आप उसमें राइट डाउन कर लो। पहले पेज में, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में थोड़ा सा सिलेबस को टाइम दो और इसको पढ़ो। ठीक है, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक प्लानिंग का, मैंने थोड़ा सा चार्ट लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल प्लानिंग, सोशलिस्ट प्लानिंग, कम्युनिस्ट प्लानिंग, डेमो, ये बस एक ओवरव्यू है दोस्तों, इसका कोई खास वो नहीं है।
इसमें बस चीज़ें लिखी हुई और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होता है ये, कैसे इनका यूज होता है। नीड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे मोबिलाइजेशन का मतलब लिख रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं। द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग रिसोर्सेज इनटू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, ठीक, ओके। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो बचत हम कर रहे हैं, उनका क्या रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट रिसोर्सेस, टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानेंगे, बैंक हमारा कैसे काम करता है, बैंक की हिस्ट्री क्या रही है ना। ये सब चीज़ें दोस्तों इतनी इतनी भाई इंटरेस्टिंग है ना कि अगर आप लोग पढ़ोगे तो मस्त मज़ा आने वाला है, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, ओडीए हो गया, है ना, ये सारी चीज़ हम पढ़ने के बहुत मज़ा आने वाला भाई। पब्लिक बोरोविंग्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब खरीदना बेचना, ये कम कर देना वो ज़्यादा कर देना, है ना। तो हम उसके बारे में समझेंगे। पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक बोरोविंग्स क्या होती है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हम उनको भी देखेंगे। और स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, कैसे कैसे स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा रखा है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। डाइवर्सिफाइज एंड एक्सपेंड रिसोर्सेज, फिर उसके बाद फॉर्मुलेट्स एंड इंडिपेंडेंट बजट फंड, है ना, अलाउज स्पेंडिंग, खर्चा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, समझ रहे हैं, फुलफिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अदर कम्युनिटीज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप मोबिलाइजेशन कहते हो। उसके बाद हम, ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसका आप देख सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। कभी आपने सोचा है कभी भी दिमाग में कि भैया ग्रोथ भी सुनते हैं डेवलपमेंट भी सुनते हैं, आखिर दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, और अगर दोनों सिमिलर रहे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पता होना चाहिए ना। मेरी एक बात सुनिएगा, हम क्या करते क्या हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा है, सोचते कम है और लिखते कम है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, लिखें ज़्यादा और सोचें ज़्यादा तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अदरवाइज हमने पढ़ा और रख दिया, उसके बाद बैक टू अगेन नॉर्मल लाइफ, ठीक है। सॉरी भाई। तो ठीक है, हम पहले जानेंगे कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। डिफरेंस इन दोनों में क्या है हम ये भी जानेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम ये भी जानेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसका मतलब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है भैया ये, और ये प्रो पुअर, अभी तक तुमने फोन में सुना था ना प्रो, ये 18+ प्रो, ये प्रो वो प्रो पुअर ग्रोथ क्या होती है हम ये भी जानेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ ना बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक टर्म एक एक टॉपिक को जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे भाई क्या मज़ा आ गया, मतलब मस्त मज़ा आ गया पढ़ने में और सीखने में, आप कुछ सीखोगे, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। अब उसके बाद अप्रोच टू डेवलपमेंट, भैया मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या है ये, रोल ऑफ स्टेट एंड प्लान्ड अप्रोच ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच ये क्या है। तो चिंता मत करिए, ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। पर ऐसे नहीं कि मैं एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक दिन में एक टॉपिक उठाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, और कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, बिल्कुल। और इसके बाद चैलेंजेस क्या हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब ये देखिए मैंने दिखा रखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चा छोटा होता है, बॉर्न होता है, फिर थोड़े महीने का होता है, फिर थोड़े महीने का, फिर थोड़े महीने का, फिर बहुत बड़ा होता है। अब इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट। अब ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिए।
एम्प्लॉयमेंट बहुत दिक्कत है भैया, नौकरी वोकरी नहीं मिल रही। हाँ सही सही बात है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानेंगे, नेचर क्या है, रूरल वर्सेज अर्बन हम समझेंगे, फॉर्मर वर्सेज इनफॉर्मल हम समझेंगे, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या होता है ये समझेंगे जानेंगे, मगर आज तो हम बस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इनके बारे में हमें जानना है। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम ये जानेंगे। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है भैया, कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्क फोर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है क्या? अच्छा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। इसने बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है भाई। तो आप मुझे फटाफट से बताइए ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी और इसके क्या क्या उसको क्या बोलते हैं पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट, लोग बढ़िया एकदम फटाफट से बैठे हैं और काम कर रहे हैं, एकदम बिजी हैं एकदम उसी में, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, इश्यूज इससे रिलेटेड क्या है ये हम सब जानेंगे। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, नीड फॉर, नीड क्या, जरूरत क्या है, इंडिकेटर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, ठीक है। चैलेंजिंग चैलेंजेस इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। चैलेंज क्या क्या आ रहे हैं भैया कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 12वां फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये देखिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीजें जब साथ में होती हैं तब इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको पता है कैसे पढ़ाने वाला हूं, ऐसे ही इमेजेस के थ्रू, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से हम पढ़ेंगे, ना कि बस किताब उठाया पढ़ा, समझ में आया नहीं आया भूल गए, उसके बाद फिर बोल रहे हैं, फिर अपने आप को बता रहे हैं कि एक दिन में तो 80% भूल जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात बताइए, अपना नाम आज तक आप भूले हैं? नहीं भूले हैं। पापा का नाम भूले हैं? नहीं भूले हैं। क्यों? आप कहीं इसको देखे थे, कहीं सीखे थे? नहीं भाई, इमेज देखी पापा की, पापा बोलना शुरू कर दिया, सिंपल। देखिए यही होता है, यही तो पढ़ाई का असली तरीका है। क्रिएटिव तरीके से पढ़ेंगे ना, मजा करेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ते रहेंगे तो फिर मजा वजा नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट बजटिंग क्या होता है? आप लोग सुने होंगे ना, बजट पेश हो रहा है फरवरी में, इस साल का भी आया है हर साल आता है ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। क्या जरूरत है भैया बजट की, हम जानेंगे। अभी तो बस मैंने कहा ना कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अभी तो फिलहाल ईपीएफओ, ईओ एंड एओ का जो एग्जाम था उसमें ये सब चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। अब चेंजेस इन बजटरी प्रोसेस इन 2017, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब होता है कमी। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों भी हम जानेंगे। फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। डेफिसिट रिडक्शन, एफआरबीएम एक्ट, अदर टाइप्स ऑफ बजट्स, आउटकम, जीरो बेस्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हम बहुत डिटेल्ड वे में, बहुत अच्छे से टर्म वाइज क्लियर करते हुए एक एक वर्ड को तब पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो भी हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। रैशनल कंपोनेंट्स ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंट करने में, जो लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आई, सक्सेस हम जानेंगे लैंड रिफॉर्म से कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ। रिसेंट जो इनिशिएटिव रहे हैं, लैंड लीजिंग, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट एक्ट, इन सभी चीज़ों को भी हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहा इकोनॉमी पे, हम ये भी समझेंगे। फेज ऑफ लिबरलाइजेशन देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द इकोनॉमी, क्या इम्पैक्ट रहा है लिबरलाइजेशन को ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हम ये भी बहुत अच्छे से जानेंगे। इसके बाद चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम इसको भी समझेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और
जो उनका इफेक्ट रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे कि भैया जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा सुबह उठने का प्लान होता है या फिर जो हमारा डेली बेसिस का जो प्लान होता है, तो मान लीजिए आज हमने 7 दिन के लिए अपना प्लान चेंज कर दिया, तो जो चेंज किया और जो उसका इफेक्ट रहा हमारी ज़िंदगी पे क्या रहा, हम इम्प्रूव हुए, डिक्रीज हो गए, हम लो फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं आ पा रही है, क्या हो रहा है, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, मतलब चेंजेस होने से पहले क्या थे हम, चेंजेस होने के बाद। तो वैसे ही यहाँ पर भी 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, तो उसके पहले क्या थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 1991 के बाद क्या रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये दोनों भी हम जानेंगे। ठीक है, फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फेज ये भी जानेंगे। लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक आउटकम, रिफॉर्म और आउटकम, सुधार हुआ उसका क्या आउटपुट रहा, दोनों समझेंगे ना भैया, ऐसा थोड़े कि रिफॉर्म कर दिया आउटकम देखा ही नहीं यार। ठीक है, तो एंड वीकनेस देखेंगे, फेलियर देखेंगे किसके, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है समझेंगे, एसईजेड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हम जानेंगे इसके बारे में। मेक इन इंडिया, लावा का फ़ोन बहुत तगड़ा चल रहा है आजकल, मेक इन इंडिया है, सही मस्त लग रहा है भाई। अब चलिए मैं ब्रांडिंग वेंडिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं, अच्छा लगा तो बोल दिया, दैट्स इट, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बन रही है कि नहीं, रोड देखते हैं, गांव घर में तो लग रहा है कि एकदम बढ़िया खचाड़ा, वह उसको क्या बोलते हैं गांव में जो है, जो खड़बड़ रास्ता होता है, गाड़ी जिसमें प्लेटिना गाड़ी नहीं दिखाते हैं कि हुच्चक के घड़ा फिर भी जो है रखा हुआ है सर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना बढ़िया है। एनर्जी, बल्ब जलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पता है क्या एनर्जी कहाँ से आ रही है हमारे लिए। पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। अच्छा, पोर्ट्स क्या होता है, अब ऐसा नहीं नॉर्थ साइड में पोर्ट्स आपको नहीं, साउथ साइड में पोर्ट्स देखने को मिलेगा। इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कोस्टल बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, कितनी बड़ी है हमारी कोस्टल बाउंड्रीज, पूरी बता दीजिए, और को यूनियन टेरिटरी के साथ बताइएगा, विदाउट यूनियन टेरिटरी भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। अच्छा, ये जो मैं सवाल पूछता हूँ ना, इसका जवाब दिया करिए, क्योंकि ऐसे सवाल फ्रीक्वेंटली आपके जो स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी में भी बहुत हेल्प करते हैं, अगर आपको पता होगा तो। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं भी लिखते हैं तो अपने मन में तो पता कर ही लीजिए ना। अगर आपके मन में जवाब आ रहा है तो ठीक है, कमेंट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप ना भी करिए, कोई इट्स ओके। ठीक है, रोड्स कैसी हैं हमारी, है ना, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सभी को हम समझेंगे, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री रही है, इन सभी को हम कनेक्ट करके तब समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए रोड्स बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं ना, एयरपोर्ट्स ये रहे, फ्लाइट से आप जाते हैं, पोर्ट्स ये देखिए, शिपिंग, ठीक है, यूटिलिटीज़ ये नल, पानी, एनर्जी ये देखिए, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोसाइटी हमारी, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी आती हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। भाई साहब मस्त टॉपिक है ये, आप स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे, मैं नहीं सिखा पाऊंगा मुझे आता नहीं है भाई। नीड फॉर इन्वेस्टमेंट की नीड क्या है हमें, ठीक है, जो इकोनॉमी में है मैं वो बता दूंगा आपको। सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हम जरा बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई थी। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल कितने टाइप के हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सुना होगा आपने। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में भी हम जानेंगे, एफडीआई, एफआईआई, ये दोनों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलोड बाय इंडिया कौन सा इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो करता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और अब एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कहाँ से आ गया भैया, है सिलेबस देखोगे ना तो पता चलेगा, अभी सिलेबस तो पता है नहीं, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ये तो पैसा के बारे में बताता है, नहीं एग्रीकल्चर ही तो है। चलो, तो मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग शहर में कैसे कैसे क्रॉप, किस तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वहाँ का, हम सब चीज़ को जानेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं खेत वेत में भैया कैसे खेती हो रही है, बगल वाले के यहाँ कैसे खेती हो रही है, मान लीजिए उसके यहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, मान लीजिए कि आप बैल से ही अपने खेत को वो करते हैं ना,
और वो ट्रैक्टर से अपना काम कर ले रहा है फटाफट से। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप जानेंगे। रीजंस वाई क्रॉपिंग पैटर्न डिफर क्यों करता है भैया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन क्रॉपिंग पैटर्न, जो ट्रेंड्स आजकल क्या आ रहे हैं ना नए नए क्रॉपिंग पैटर्न के, हम वो भी जानेंगे और उनको इमेजेस के थ्रू देखेंगे भी। वीडियो मिले तो वीडियो भी दिखाऊंगा भाई, अगर कॉपीराइट नहीं आया तो। लॉन्ग रन इफेक्ट क्या है करंट ट्रेंड्स इन क्रॉपिंग पैटर्न, तो हम ये भी जानेंगे। ये देखिए मैंने आपको फोटो दिखा रखी है, थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा ना। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला जो है वो चाय वाय देखें, ये ऐसे ऐसे एकदम सीढ़ी बना रहता है जो है। ये देखिए यहाँ पे पूरा फील्ड ही है, यहाँ पे देखिए अलग है, यहाँ पे देखिए अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है। चलिए इसके बाद जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज, इसके बारे में जानेंगे। मोड्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब जानते हैं आप लोग, अबे सिंचाई करना, जो पानी वानी छिड़कते हैं। मोड्स ऑफ इरीगेशन, सोर्सेस क्या है इसके। चूजिंग एन इरीगेशन सिस्टम, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इरीगेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रोग्रेस ऑफ इरीगेशन अंडर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स, पहले 5 ईयर प्लान का नाम जरा सा मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ इरीगेशन, नीड फॉर सिस्टमैटिक इरीगेशन रिफॉर्म, नीड फॉर अ नेशनल वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये हम सब जानेंगे। ये देखिए ये बढ़िया, यहाँ से पाइप लगा है, पानी इधर भी जा रहा, पानी इधर भी जा रहा, बढ़िया सिंचाई चल रही है। ठीक है, इस तरीके इसको कहते हैं नया पैटर्न जो है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस एंड इश्यूज रिलेटेड कंस्ट्रेंट। अब बड़ा इंग्लिश में आप लोग बोल रहे होंगे ना, लिखा हुआ है इंग्लिश में, समझ लीजिए, हिंदी में तो हम बता ही रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग चैनल्स क्या हैं, फंक्शनरीज, कॉस्ट, ये सब जानेंगे। रोल ऑफ एफसीआई, ठीक है, एफसीआई का फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स बताइए। अब आप बोलेंगे सर आप हर चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे ले रहे हैं। अरे भैया इससे तो आप ही का फ़ायदा हो रहा है, हम बता देंगे तो हमको ना पता चलेगा। चलिए, रेगुलेटेड मार्केट्स, वेयर हाउसिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, शॉर्ट कमिंग ऑफ करंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस, एपीएमसीज, इसका भी फुल फॉर्म जरा समझ गए होंगे आप लोग। नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं क्या, समझेंगे जानेंगे, सब कुछ समझेंगे भैया, थोड़ा सब्र करिए। फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, ये सब चीज़ भी बहुत अच्छे से जानेंगे। ये देखिए ट्रक में बढ़िया सामान भर कर लेके जा रहे हैं, पहाड़ एकदम बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, मस्त लग रहा है खेती वेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, टेक्नोलॉजी मिशन। भैया ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कैसे सहायता कर रही है किसानों को, कैसे उनकी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। देखिए ड्रोन से सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन, देखिए ना बढ़िया बढ़िया पानी जा रहा है चारों तरफ से। ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, समझ गए। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए पता है कुछ चीज़ें जो शब्द होती है उन्हीं से हमको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। 3-4 बार आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलिए, अभी समझ में आ जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, रैशनल फॉर सब्सिडीज, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, कितने तरीके की सब्सिडीज होती हैं, इफेक्टिवनेस, एक्सटेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडीज, क्लैश विद WTO एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दोनों मुझे बता दीजिए। ये देखिए सब्सिडी इन भाई साहब को मिल रहा है और ये कितना प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है, सब्सिडी के बारे में भी हम जानेंगे। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है, PDS का फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिवैम्पिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस दोनों जानेंगे। फंक्शनिंग क्या है, फेयर प्राइस ऑफ FCI, राशन कार्ड, आधार लिंकिंग, इन सब की क्या फंक्शनिंग है ये सब भी जानेंगे। शॉर्ट कमिंग और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नीड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ PDS। ठीक है, हम ये भी जानेंगे। मेजर्स टू इम्प्रूव द लूप होल्स एंड लैक्यूने एसोसिएटेड विद PDS। ठीक है, इसका मतलब होता है गैप।
स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, क्या स्टेप्स लिया इन चीज़ों के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने, हम ये भी जानेंगे। ये देखिए राशन कैसे आराम से लोगों को दिया जा रहा है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक क्या ऑब्जेक्टिव है, नॉर्म्स क्या है इंडिया में, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, एनएफ एसएम एंड अदर फूड सिक्योरिटी रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये देखिए बफर स्टॉक इसे कहते हैं जहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। अब इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, है ना, अब एनिमल रियरिंग मतलब तो पशुपालन करना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुर्गी पालन है, यहाँ पे ये गाय हैं, है ना, काऊ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पिग्स हैं, यहाँ पे ये हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है एनिमल रियरिंग में, हम वो भी समझेंगे। उसके बाद क्या स्कोप है, मतलब है ना हर चीज़। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड पोटेंशियल इन इंडिया, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। संपदा का फुल फॉर्म क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। 12th फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग, मतलब 12वीं फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, हमने ये सारी चीज़ें देखी, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए लैंड रिफॉर्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी, है ना। अब हम जानेंगे बुक्स के बारे में कि हाँ, तो अब हम जानेंगे दोस्तों बुक्स के बारे में कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, बुक क्या रेफ़र करना है ना। तो जैसे कि मैंने एनसीईआरटी 9 से 12 तक के लिए बता रखा है कि आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। इससे आपको पता है क्या होगा, पहले आप 9 की पढ़िए, 10 की पढ़िए, फिर 11, फिर 12, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना इकोनॉमिक का, वो डेवलप होगा, ठीक है। इससे आपको ये एक बेनिफिट होगा। उसके बाद आप रेफरेंस बुक के लिए रमेश सिंह जी की बुक रख सकते हैं, संजीव कुमार जी की बुक रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। और बुक्स को पहले ये तो पढ़ना कंपलसरी है, आप टीचर के बताने से पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें, पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस बुक का यूज़ कैसे करना है आपको, मान लीजिए कि आपको टीचर ने पढ़ाया, अब आप उसके बाद जो आप बुक आप रेफ़र कर रहे हैं इन दोनों में से, या फिर अगर आपको कोई और भी बुक पता हो तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको ये बुक से वो टॉपिक खुद पढ़ना है, ठीक है, तब आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा उसको लिखना ही लिखना है, किसी भी कीमत पे, ठीक है। अब आप लोग समझ गए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो रहा आपका सिलेबस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आया है जितना मैंने सिलेबस में आपको बताया, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसा मैं बिजी आदमी नहीं हूँ यार, बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, और बहुत जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ, जैसे PDF फॉर्म में, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी फटाफट से अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।